हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डाटा बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है लगभग 4 से 6 नंबर में। इंडियन इकोनॉमी में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बट चांसेस क्लास मैक्रो के भी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें डाटा, चार्ट, डायग्राम बेसिस पे जो भी टेबल बेस पे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे के सारे कराऊंगा। हर एक बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि सर डाटा हमें याद नहीं होता। यार डाटा तुम्हें याद करना ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही डाटा याद करना है आपको। जो मैं क्लास कल करा दूंगा आप उसे याद करके चले जाना, थोड़ा बहुत डेटा, ज्यादा नहीं। लेकिन जो एक चार्ट ये खुद आपको देंगे, डेटा खुद आपको देंगे, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। उन फिगर्स को वर्ड में लिखना है बस, और कुछ नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी जो फिगर है उनको वर्ड्स में लिख देना है कि वो 90% है तो 90% है, क्यों 90% है, अगर उसका कोई रीजन आपको पता है तो आप वो लिख दो। बहुत ही सिंपल आता है क्लास क्वेश्चन ये। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि यार इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत नॉर्मल आएगा, लेकिन पूछने का तरीका अलग रहेगा, बट चीजें बहुत सिंपल रहेंगी। तो एक आपको डाटा दिया रहेगा, आपको उसे एक्सप्लेन कर देना है, रीजन बता देना है। सबसे ज्यादा चैप्टर जो पूछा जाता है चैप्टर नंबर 7, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर जो है वो, और चैप्टर नंबर 10 इंडिया पाकिस्तान चाइना, इन्हीं दोनों से ही डाटा पूछा जाएगा। डाटा याद करने मत बैठना। तो डाटा याद नहीं, डाटा कुछ मत याद करो। जो डाटा याद करना है मैं कल सुबह दे दूंगा। अभी इस वीडियो में जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सिर्फ उतने कर लो क्लास। आपका पूरा का पूरा क्लास डाटा बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, टेबल बेस्ड क्वेश्चन, अच्छे से क्लास पूरा हो जाएगा, मैक्रो हो चाहे इंडियन हो। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इस वीडियो को देख लो बस, और सारा का सारा काम यहीं से बन जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पहला, कंपेयर एंड एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑन जेंडर बेसिस। अब यहाँ पे क्लास आपको डिफरेंट सेक्टर्स में जेंडर बेसिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दिखाना है कि ये जो मेल है वो प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग, कितने मेल इंगेज हैं, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। प्राइमरी सेक्टर कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, टर्सरी सेक्टर कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। सिमिलरली फीमेल, महिलाएं, महिलाएं सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में, आधी से ज्यादा महिलाएं प्राइमरी सेक्टर में काम करती हैं, और फिर सेकेंडरी में क्लास, और टर्चरी में उससे ज्यादा। मतलब कि कुल मिला के देखा जाए सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज्यादा, सबसे कम लोग काम करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहाँ पे सबसे कम लोग काम करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो ये जेंडर बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया जेंडर बेसिस पे, और अलग अलग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब ऐसा क्वेश्चन तुमको दे देगा अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स में, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तब से आप इसे एक्सप्लेन करोगे कैसे, इस क्वेश्चन को आपने एक्सप्लेन कैसे करना है। तुमको जो दिया रहेगा ना उसी को देख देख के तुम्हें उतार देना है कि इसका इतना परसेंटेज, इसका इतना परसेंटेज, इसका इतना परसेंटेज, इसका इतना परसेंटेज है। 2 स्टेप में आंसर है, खत्म। पहला स्टेप तुमको बता देना है बस कौन कितना परसेंटेज है, बस सर बता देना है, बस खत्म, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको कोई अगर ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, कोई अगर कम है तो क्यों कम है, क्यों सबसे ज्यादा, क्यों महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है वो मेल की कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऐसे क्लास एटलीस्ट 1 से 2 पॉइंट बस आप लिख दो, खत्म, आपके क्लास नंबर पक्के हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसे, लेकिन इस क्वेश्चन को छूने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ, छोड़ के एक अक्षर किसी बच्चे को नहीं आना है। मेरी क्लास में जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हो, प्लीज कसम खा लो, एक भी बच्चे को एक सिंगल नंबर का छोड़कर नहीं आना है। प्रेजेंटेशन शुरू से एंड तक अच्छी रखनी है। शुरू के 15 मिनट्स का यूटिलाइजेशन में शाम को बताऊंगा कैसे करना है, रात को 9-10 बजे करीब, तो आप 9 बजे करीब, तो आप उसको भी देखना कि आपको प्रेजेंटेशन करना कैसे शुरू के 15 मिनट्स में। फिर रात को 10 बजे क्लास पूरी 8 शीट की प्रेजेंटेशन कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो आप देखते हैं क्लास, फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर इंटरप्रिटेड। कुछ कंक्लूजन्स हमको मिले क्या, प्राइमरी सेक्टर। देखो आप क्या कर सकते हो, मेल और फीमेल बेसिस पे भी बांट सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी बेसिस पे भी बांट सकते हो। मेल की बात करोगे तो मेल का तीनों सेक्टर में क्या क्या कंट्रीब्यूशन, कितने कितने लोग मेल काम कर रहे हैं, फीमेल तीनों सेक्टर में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बता दो। जैसे क्लास प्राइमरी सेक्टर बात करें, 40.7% ऑफ मेल पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर। क्या नया लिख दिया मैंने, वही तो लिखा है जो वहाँ पे लिखा है, बस वो नॉर्मल नंबर लिखा है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नंबर लिखा है क्लास 27, मैं बोलता हूँ मेरी एज 27 है, तो बस इतना ही क्लास मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको क्लास एक स्टेटमेंट बना दिया, उस नंबर से एक स्टेटमेंट बना देना है। तो ये लिखा है 40.7% of male population is engaged in primary sector, whereas in case of female it is 57.1%, because men get more opportunity in secondary and tertiary sector. बिकॉज वाली लाइन एक लाइन की है, बस लिख दिया, काम बन गया अपना। क्योंकि मेल को अपॉर्चुनिटी सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में ज्यादा मिलती है, इसीलिए मेल का कंट्रीब्यूशन जो है एज कंपेयर टू फीमेल एग्रीकल्चर सेक्टर में कम है। फीमेल ज्यादा काम करती हैं क्लास एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि महिलाओं को और कोई जगह अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा नहीं मिलती। ठीक है, हालांकि अब मिलने लगा है अर्बन एरिया में,
बट रूरल एरिया में प्रॉब्लम है। सेकेंडरी की बात करें 26.5% ऑफ मेल पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर वेयरएज ओनली 17.7% इन केस ऑफ फीमेल। बेसिक एजुकेशन एंड सोशल फैक्टर्स आर द रीजन। बेसिक एजुकेशन चाहिए क्लास, सोशल फैक्टर्स हैं, समाज लड़कियों को ज़्यादा काम करने के लिए देता नहीं है। अपने खेत में काम कर रहे हो ठीक है, अपने घर में काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप कहीं जाके नौकरी करो सर्विस सेक्टर में जाके। जनरली गाँव में जनरली क्लास आज भी महिलाओं के साथ ये भेदभाव होता है। भले ही क्लास 70% जगह नहीं होता, बट 30% जगह होता है आज भी, जिसकी वजह से क्लासेस की परसेंटेज कम है। टर्शरी सेक्टर की बात करें 32.8% of male population is employed in tertiary sector, whereas only 25.2 in case of female. Due to high level of skills requirement, बहुत ज़्यादा skills चाहिए होता है क्लास सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए, जिसकी वजह से महिलाओं का इनका कंट्रीब्यूशन भी कम है। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन एजुकेशन स्किल्स डेवलपमेंट ऑफ वुमेन टू मैक्सिमाइज देयर एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो अगर सरकार चाहती है कि महिलाओं का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो, यहाँ पे कम क्यों है, इन दोनों सेक्टर में देखो कम है ना, एज कम्पेयर टू मेल कम है, तो उनको एजुकेशन दो, उनको अपॉर्चुनिटी दो क्लास, उनके साथ भेदभाव बंद करो, और क्लास डेफिनेटली क्लास इनका महिलाओं का परसेंटेज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज को पढ़ना है और लिख देना है। रीजन नहीं पता तो सिर्फ वही लिख देना है क्लास, ऊपर क्या क्या नंबर है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, ये सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा है, इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा, इसका परसेंटेज सबसे कम है, इसके पीछे ये रीज़न है। एक दो रीज़न अपने मन से चेप देना, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन खत्म। छोड़कर नहीं आना, बेवकूफ कहलाएगा वो बच्चा आप में से जो एक भी क्वेश्चन छोड़कर आएगा। एमसीक्यू में नहीं आता, जयराम जी की लगा दो तुक्का, लास्ट तक बैठे ना, कोई ना कोई जुगाड़ मिल जाएगा, डोंट वरी। समझ रहे हो ना क्लास में, मतलब कि खुलेआम नहीं बोल सकते इस बात को, लेकिन हो जाता है लास्ट तक में। बच्चे तो टीचर से ही पूछ रहे थे कई बार टीचर भी हेल्प कर देता है। हिम्मत मत हारना, और आधे घंटे पहले बाहर वैसे तो निकल नहीं सकते, क्या ही करोगे बाहर आके, वैसे भी खड़े रहोगे बाहर आके, अंदर वालों को वेट करोगे और कुछ नहीं। पेपर 3 घंटे से पहले बाहर मत निकलना, क्विट मत करना, एंड तक हिम्मत रखना, एंड तक प्रेजेंटेशन अच्छी रखना, बीच बीच में निराश मत होना। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, निराश मत होना, छोड़ना, आगे कर, आगे वाला तो आता होगा ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, कंपेयर एंड एनालाइज दी फॉलोइंग। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कितने क्लास, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग 52.2, यानी सबसे ज़्यादा सेक्टर के सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड का है। रेगुलर वर्कर 22.8 और कैजुअल वर्कर 25। फर्स्ट नंबर पे सेल्फ एम्प्लॉयड, थर्ड नंबर पे 25 और सेकंड नंबर पे आपका रेगुलर वर्कर। अब ये आपको चार्ट बना हुआ आएगा, इसको आपने क्लास लिख देना है, 3 नंबर में आ सकता है, इसको लिख देना है क्लास की इन सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल्फ एम्प्लॉयड 52.2%, यानी कि टोटल वर्क फोर्स जो है उसका 52% लोग जो है अपना खुद का काम करते हैं, और 22.8% रेगुलर वर्कर है, 25% जो है वो कैजुअल वर्कर है। या फिर आपको ऐसा आप चार्ट दे सकता है, कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर बेसिस पे, मेल वर्कर और फीमेल वर्कर। ध्यान समझना क्लास, मेल वर्कर और फीमेल वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मेल वर्कर जो है यहाँ पे रूरल और अर्बन का क्लासिफिकेशन नहीं कर रखा मैंने, मेल और फीमेल का कर रखा है। तो आप क्या लिखोगे क्लास कि जो मेल वर्कर हैं और फीमेल वर्कर है, इनकी तादाद सेल्फ एम्प्लॉयड में क्लास बराबर परसेंट है। लगभग 52% जो है मेल और फीमेल दोनों कहाँ एंगेज हैं क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद का काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अपना खुद का रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, खुद की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, खुद के लैंड लेबर कैपिटल और खुद के लेबर यूज कर रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, ध्यान समझ रहे हैं यहाँ पे क्लास एक मतलब यहाँ बहुत अच्छा लाइन क्लास आप लिख सकते हो। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की तादाद जो है मेल वर्कर की ज्यादा है 24%, एज कंपेयर टू फीमेल वर्कर इट इज जस्ट 21%। क्यों? क्यों? ये क्लास मेल वर्कर को अपॉर्चुनिटी मिलती है लॉन्ग टर्म काम करने के लिए, इनकी शादी होती है, महिलाओं की जॉब छूट जाती है। आपने कभी देखा कि लड़के की शादी हुई लड़के ने जॉब छोड़ दी? नहीं, लड़की जॉब छोड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी इनको लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए क्लास अग्री नहीं करते। नॉट ऑलवेज ट्रू, बट हाँ कहीं ना कहीं एक रीज़न है। दूसरी बात, हाई लेवल ऑफ स्किल्स की बात करें, अब घर में लड़कियां पढ़ती तो हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा रूरल एरिया में देखा जाता है कि माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो वो लड़की को बहुत हायर एजुकेशन नहीं देते। कई ऐसे लोग सोचते हैं कि लड़की को ज़्यादा पढ़ा देंगे तो उसकी शादी कैसे होगी, इससे कौन शादी करेगा, इतनी पढ़ी लिखी है तो लोग शादी नहीं करेंगे, ऐसी सोच रखते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं, कोई तुक नहीं है। तो जिसकी वजह से सोशल डिस्टिंक्शन की वजह से, हाई लेवल ऑफ स्किल्स रिक्वायरमेंट की वजह से रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में क्लास मेल की तादाद जो है महिलाओं से ज़्यादा है। अगर बात करें क्लास कैजुअल वर्कर, ऑब्वियसली क्लास जब रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज वो कम है तो जो बच्चे कुछ है वो कैजुअल वर्कर काम करते हैं। 27% है कैजुअल वर्कर फीमेल का वर्कफोर्स में, और क्लास मेल वर्कफोर्स जो है वो 24% है कैजुअल वर्कफोर्स के अंदर। आप समझिए क्लास, तो आपको बस इसको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, और कुछ नहीं है, इतना ही है बस। ये क्लास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कंपेयर द ट्रेंड डेफिसिट इन द फॉलोइंग क्लास बिलो। अब ट्रेंड देखते हैं क्लास, यहाँ पे ट्रेंड किस ट्रेंड की ये बात कर रहा है।
फाइनेंशियल ईयर 2011 में ये जो बजट एस्टिमेट है और एक्चुअल, तो बजट हमने किया था क्लास फिस्कल डेफिसिट 5.5% ऑफ जीडीपी और एक्चुअल कितना है 4.7। फिस्कल ईयर 2012 में हमने जो डिसाइड किया था वो 4.6। आप इस गैप भी देख सकते हो, इसके गैप भी आप चेक कर सकते हो। अपने आंसर्स में जरूरत पड़ी तो इसके गैप से भी आप आंसर लिख सकते हो कि इतना डिफरेंस आया 2011 में, फाइनेंशियल ईयर 2012 में इतना डिफरेंस आया। बजट का एक्चुअल एस्टिमेट 5.7%, समझ रहे हो बात को, फिस्कल डेफिसिट, और एक्चुअल कितना है 4.6। फाइनेंशियल ईयर 2013 में बजट एस्टिमेट है 5.1 और एक्चुअल कितना है 4.8। 2014 में 4.8 है क्लास बजट एस्टिमेट और एक्चुअल कितना है 4.6। तो आपको इसको बस आपने एक्सप्लेन कर देना है और कुछ नहीं, आपको लाइन में लिख देना है बस। मैंने आपको यहाँ गाइड भी कर दिया देखो, और ना इसको रट्टा मारने की जरूरत है ना कुछ, सिंपल जो चार्ट आएगा उसको अच्छे से लिख देना। नहीं तो आप बाकी सारे क्वेश्चन कर लेना, इसके लिए पेज छोड़ देना, एक पेज बहुत है इसके लिए, और आराम से क्लास से एक्सप्लेन कर देना। तुमको दोबारा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने आंसर लिखना है, तुम्हें बनाना कुछ नहीं है। The image shown the trend of fiscal deficit over the year from 2011 to 2014. Fiscal deficit is the borrowings requirement of government which are estimated in the budget every year. This picture shows that except 2012, देखो किस तरीके से बोला है, 2012 को छोड़ के 2012 में क्लास जो है ये ग्रीन कलर एक्चुअल जो है ज़्यादा है, बाकी सब में क्लास जो एक्चुअल है वो एस्टिमेट से कम है, बस 2012 में एक्चुअल ज़्यादा है। तो क्या लिखो क्लास, except 2012 the government has always estimated the count of fiscal deficit to be higher, but in actual terms the fiscal deficit for the corresponding year came out to be lesser than the expectation। आप सिंपल भाषा लिख देना क्लास, आपको कौन सी बुक इस लैंग्वेज लिखनी है कि हर ईयर की अगर हम बात करें। अच्छा इन्होंने अब इस आंसर में क्या है कि एवरी ईयर का लिखा नहीं है, आप एवरी लिख सकते हो। इन 2011 द फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी 5.5 बट इट इज इन एक्चुअल सिनेरियो इट इज ओनली 4.7। सिमिलर इन केस ऑफ 2012, 13, 14 और एक्सेप्ट इन 2012 बाकी सबका जो एक्चुअल एस्टिमेट है वो कम है और बजट का जो एस्टिमेट है वो ज़्यादा है। तो बस आपने इसी को एक्सप्लेन कर देना है। अब ये क्वेश्चन है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्या है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, एनालाइज एंड कंपेयर द नेचर ऑफ वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये है क्लास आपका अर्बन वर्कफोर्स और ये क्या है क्लास आपका रियल वर्कफोर्स। अब यहाँ पे अगर आप अर्बन वर्कफोर्स में देखोगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अर्बन एरिया में कितने हैं क्लास 43। ध्यान रखना, ये पॉइंट से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड 43 है, यानी कि अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं। दूसरा है क्लास रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़, तीसरा है कैजुअल वर्कर। तो आप इसको इसके परसेंटेज को दिखा देना कि इन अर्बन वर्कफोर्स में सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रीब्यूशन 43% है। 43% लोग जो हैं वो, अब यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, सिर्फ अर्बन और रूरल एरिया की बात हो रही है। तो अर्बन एरिया में 43 और यहीं पे क्लास अगर हम देखें सेल्फ एम्प्लॉयड में रूरल एरिया में कितना है क्लास 56। कैजुअल वर्कर जो हैं रूरल एरिया में वो 35% हैं और कैजुअल वर्कर जो रूरल एरिया में वो हैं क्लास सिर्फ अर्बन एरिया में वो 15। अर्बन एरिया में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा है। सीधी सी बात है क्लास, अर्बन एरिया में सिटीज़ में रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय ज़्यादा लग जाती है, हायर क्वालिफिकेशन होती है वहाँ के लोगों की, वहाँ लोग काम करने आते हैं, लॉन्ग टर्म तक टिके काम भी करते हैं। तो इसकी वजह से क्लास वहाँ पे रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय जो है 42% है। और गाँव में रूरल एरिया में क्लास जो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़ की तादाद है वो बहुत कम है, जस्ट 9%। और गाँव के लोग बहुत लॉन्ग टर्म तक काम मतलब ऐसा सिक्योर नहीं रहते एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में इंसान काम ही करने आया है, लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। रूरल एरिया में पता नहीं कल को बोलेगा मैं फसल करूँगा, खेती बाड़ी करूँगा, छोड़ भी जा सकता है। तो आप इसमें से कोई भी रीज़न आपको लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो रीज़न मैं बता रहा हूँ वही लिखो, कोई भी रीज़न आपको लगता है कि जो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़ उनके लिए फैक्ट्री ही अवेलेबल नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं, इसकी वजह से क्लास इनकी तादाद कम है। आप ये भी लिख सकते हो। 3 नंबर का है तो मेरे हिसाब से आप तीन पॉइंट बस, एक अर्बन वर्कफोर्स का सेल्फ एम्प्लॉयड में कंट्रीब्यूशन कितना है, रूरल वर्कफोर्स कितने हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में, अर्बन वर्कफोर्स रेगुलर में कितने हैं, रूरल कितने हैं, कैजुअल में, इतना लिख के क्लास एक एक लाइन रीजन में जो भी आपको लगता है, हेडिंग नहीं डालना अलग से, बस उसी के आगे कंटिन्यू में लिख देना बहुत है। तो आप अब समझ आया क्लास, यहाँ पे देखो मैंने इसे क्लास एक्सप्लेन कर रखा है। As per the given picture, following important observations are self-employed is a major source of livelihood in both rural as well as urban area। Self-employed class एक major livelihood है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि more people are engaged in self-employment sector even in rural and urban area both। In rural area it is 43%, whereas in urban area it is 56%, ऐसे लिख सकते हो। Because rural people working their own field in urban area both self-employment and regular salaried jobs आर ग्रेटर। तो आप कह सकते हो कि दोनों एरिया में ये ज़्यादा है सेल्फ एम्प्लॉयड का। फिर आपने कैजुअल का लिख दिया, फिर आपने रेगुलर, देखो तीनों का लिख दिया, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल और रेगुलर। सिंपल सीधी भाषा में लिखना ताकि देखिए टीचर तो उसको समझ आ जाए। अब बात समझ आ रही है केस बेस्ड क्वेश्चन में, रुको अभी एंड तक देखो, अभी जाना नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्या पता इन्हीं में से ही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए बोलो ना एंड तक देख लो।
अभी देखो क्लास, मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन। ये क्या है क्वेश्चन? कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गिवन डेमोग्राफिक इंडिकेटर ऑफ ऑल थ्री नेबर कंट्री। अब यहाँ पे जो लिया है एनुअल पॉपुलेशन, तीनों की पॉपुलेशन के बारे में लिख दोगे। इंडिया की इतनी है, चाइना की इतनी है, पाकिस्तान की इतनी है। फिर क्लास यहाँ पे अच्छा, ये एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन चाइना की इसलिए कम है क्योंकि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। कब अपनाई थी, कब खत्म किया था? मुझे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के दिखाओ आप में से, जल्दी से देखते कितना याद है आप लोगों को। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी कब अडॉप्ट किया, कब उसको एबोलिश किया, कब खत्म किया? डेंसिटी के मामले में आप लिखोगे कि भाई इतनी इतनी तीनों कंट्री की डेंसिटी है। हाई डेंस कंट्री जो है वो इंडिया है, लो डेंस कंट्री जो है वो चाइना है। सिंपल। फिर आप इसी को इंग्लिश में लिख देना बस। फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा क्लास क्या है? पाकिस्तान है। हर एक महिला जो है ऑन एन एवरेज 3.6 बच्चे पैदा करती है। ये क्लास एक एवरेज निकला, इसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। इंडिया की जो चाइना की फर्टिलिटी रेट सबसे अच्छी है, पाकिस्तान की सबसे खराब है। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है। यही क्लास, यही सिंपल लिखा हुआ है लैंग्वेज। कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ थ्री नेबर कंट्री। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात चल रही है, तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया कितना जा रहा है क्लास यहाँ पे 2341, और फिर 2018 में 142। तो यानी कि आप देखोगे एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो कर रहा है 3.7% से। एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 3.7%। ये 4-5 का, 18-19 का है, तो ऐसा कंपेयर मत करना, कई साल का है। तो एनुअल ग्रोथ रेट 3.7। चाइना को एक्सपोर्ट किया, एनुअल ग्रोथ रेट 2.6। अब इंपोर्ट किया तो 5.1 एनुअल ग्रोथ रेट जो है इंपोर्ट का, यानी कि हम लोग जो है पाकिस्तान से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और चाइना से सबसे ज़्यादा 10.3% का एनुअल ग्रोथ रेट हो गया। नंबर छोड़ दो, एनुअल ग्रोथ रेट जो है एक्सपोर्ट का ओनली 2.7, जबकि इंपोर्ट का 10.3, यानी कि हम लोग चाइना से बहुत ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाइना पे हम लोग डिपेंड होते चले जा रहे हैं। ये है इसका मुद्दा, यही आपको लिखना है। द अबव टेबल शो द ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, आई थिंक ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन होगा। द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान हैव इंक्रीज एट एन एनुअल रेट ऑफ 3.7%, while the same with China shows 2.6% growth. On the other hand, India's import from China accounted a massive 10.3%. The corresponding figure with the Pakistan witnesses on average of 5.1%. हम दोनों से import ज़्यादा कर रहे हैं, but चाइना से तो massive, बहुत ज़्यादा, डबल respectively. The situation indicates that Indian import from China are too high in comparison to export to China. China को थोड़ा सा export कर रहे हैं, import बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. This shows that Indian economy was over dependent on Chinese economy. कल को चाइना चाहे तो इस बात का फायदा उठा सकता है, ठीक है, आप कह सकते हो उठा रहा है. Indian economy was over dependent on Chinese economy for goods and services over the given period of time. Whereas in the case of Pakistan, gap is quite narrow. Gap बहुत ज़्यादा नहीं है class, which may due to various reason. 17 की बात करें तो ये एक सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, सीबीएसई का ही है. कंपेयर द ट्रेंड डेफिसिट इन द फिगर गिवन बिलो. तो आपको सही से दिख नहीं रहा होगा कि सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है. यहाँ लिखा है ट्रेंड इन फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट. आपको ये दिया है क्लास फिस्कल डेफिसिट, ये दिया है प्राइमरी डेफिसिट. अप्रैल, ये जो ब्लू कलर है ये 2019 का डेटा है, ये है 2020 का डेटा, और ये है क्लास 2021 का डेटा, और ये है प्राइमरी डेफिसिट. सिमिलरली ये 2019 का डेटा है, ये 2020 का डेटा है, 2021 का डेटा है, ठीक है. और ये जो दे रखा है फिस्कल डेफिसिट एज पर द परसेंटेज ऑफ बजट एस्टिमेट, जो भी आपका बजट है उसका कितना परसेंट है फिस्कल डेफिसिट. तो 2019 में 114%, 20 में 135 और 21 में है 46.2%. देखो ये आपको डेटा दिया गया. अब बच्चे, मेजोरिटी बच्चे इस क्वेश्चन को देख के वैसे ही हार मान लेंगे दिमाग से, भाई ये क्वेश्चन तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है. 3 नंबर का बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आप सिंपल बोलोगे 2019 में फिस्कल डेफिसिट इतना था, जो कि बढ़कर 2020 में इतना हो गया, फिर 2021 में घटकर इतना हो गया. दैट्स इट, खत्म कहानी. दो प्राइमरी डेफिसिट 2019 में इतना था 4.7, 2020 में 6.9 हो गया, और घट के फिर 2021 में हो गया 2.4%. खत्म. फिर इसको लिख देना 2019 में 114.8% था, जो कि बताता है कि हमारा बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, और क्लास 2020 में वो और बढ़कर 135 हो गया, फिर 2021 में ये घट के अगेन 46.2% हो गया, जो दिखा रहा है कि हाँ यार हमारे ऊपर जो कर्जा है वो कम हुआ है. इसके पीछे अगर कोई वैलिड रीज़न आपको पता है तो वो आप अटैच कर देना और ख़त्म. इतना ही है. तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना क्लास, उससे बाहर नहीं आएगा, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे. तो भरोसा रखना खुद पे कि हाँ यार ये आंसर है. सीबीएसई के सैंपल पेपर में खुद मार्किंग स्कीम में आंसर दिया गया, रीड करो. कंसिडरिंग द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द गिवन डायग्राम, ट्रेंड of year on year deficit reporting on April to November may be stated as follow. Fiscal deficit 2020 increased to 10.8 lakh crore from 8.1 लाख करोड़ इन 2019. 2019 में ये 8.1 लाख करोड़ था, बढ़कर हो गया 10.8 करोड़. 2021 में फिर ये घट के हो गया 7 लाख करोड़, है ना. ये घट के क्लास फिर क्या हो गया 7 लाख करोड़ हो गया.
ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा। फिर प्राइमरी डेफिसिट 2020 इंक्रीज टू 6.9 लाख करोड़ फ्रॉम 4.7 लाख करोड़ इन 2019। इन 2021 इट हैज गॉन डाउन टू 2.4 लाख करोड़। कितना सिंपल है, 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा। फिजिकल डेफिसिट 2020 इंक्रीज टू 135.1%, इंक्रीज टू 135.1% फ्रॉम 114.8% in 2019 and it again fall down to 46.2% in 2021. Budget expenditure from 114% in 2019, in year 2021 it is 46.2% of budget expenditure. कितना सिंपल है, यही आप इसे सिर्फ अगर देखा जाए ना तो नंबर्स में दिया हुआ है, उसको आपने वर्ड्स में उतार देना है। और ये आंसर मेरा नहीं है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आंसर सेम दिया हुआ है लास्ट ईयर का। तो यही है क्लास, क्वेश्चन इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा। जो भी डाटा बेस, चार्ट बेस, टेबल बेस क्वेश्चन आएगा, आपको उसे एक्सप्लेन करना है। इफ़ यू हैव एनी स्ट्रॉन्ग रीजन कि ये चीज़ इतना क्यों है, क्या कितना ज़्यादा कम क्यों है, और आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। मतलब देखो क्वेश्चन में ये रहा, इसका रीज़न ये रहा, इसका सजेशन ये रहा। देखा क्वेश्चन को, उसका सारा एक्सप्लेन किया, उसका रीज़न क्या है, क्यों कोई ज़्यादा कम है, और फिर आपने उसे क्लास सॉल्यूशन बता देना है। और नहीं तो अगर आप एक्सप्लेन भी कर दोगे, 3 नंबर का है, एक्सप्लेनेशन ही बड़ा हो गया, तो वहीं छोड़ देना आप। मतलब स्किप मत करके आना, क्वेश्चन को पूरा करके आना। आई होप क्लास काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको आज इस वीडियो से, और मैंने आपको सारी स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग, सब कुछ हमारी तरफ से कंप्लीट है। कल सुबह हम लोग लाइव मिलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का 0 10 पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे, और परसों सुबह पेपर है आपका, तो परसों सुबह क्लास में आपको पूरा इंडियन कराऊंगा। तो क्या आप लोग रेडी हो क्लास? मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कल की लाइव क्लासेस के लिए, और एक दोस्तों तक पहुंचा देना वीडियो। आराम से कल मजे से पढ़ेंगे और पूरा का पूरा मैक्रो खत्म करेंगे, 40 मिनट में पक्के करेंगे, ठीक है? चलो, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।